आज अगर मैं स्टूडेंट वीजा अप्लाई करूंगा तो ये 5 गलतियां मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये क्या करता है, जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीजा की मैं बात कर रहा हूं, तब आपके एसओपी में ये 3 चीज होनी चाहिए। सबसे पहला, आप न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हो और आपने जो कोर्स चूज किया है वही क्यों चूज किया है। और तीसरा, आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि ये कोर्स फिनिश होने के बाद तुरंत मैं इंडिया चला जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ही क्यों, दूसरा कोई भी कंट्री क्यों नहीं। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाना पड़ेगा कि ये जो कोर्स मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही अवेलेबल है और उसकी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए ये कोर्स में न्यूजीलैंड में से करके इंडिया वापस चला जाऊंगा। आप एग्जांपल भी दे सकते हो गूगल करके, जैसे कि आप बता सकते हो कि XYZ का कोर्स था, वो कोर्स इस लड़के ने किया और उसको XYZ नाम की कंपनी जो थी इंडिया में, उसको इजीली जॉब मिल गई। तो ये एग्जांपल भी दे सकते हो, गूगल से मिल जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि वाई दिस कोर्स, यही कोर्स क्यों आपने चूज किया और न्यूजीलैंड में क्यों, भाई इंडिया में कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसका भी आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। ये सभी चीजें आपके एसओपी के अंदर आएगी और आपकी एसओपी आपका जो एजेंट होगा वो बना के देगा, बट आपको अच्छी तरह से चेक करना है कि उसने क्या लिखा है और क्या क्या उसने गलती की है। एसओपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर वीजा। दूसरी मिस्टेक सब लोग जो करते हैं वो करते हैं उसकी जो ट्यूशन फीस होती है उसमें। नाउ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि जो भी फंड 3 मंथ ओल्ड है वो फंड का सोर्स भी आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये बोलोगे कि मेरे पास गोल्ड था उसको मैंने बेच दिया, ऐसा नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया, नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी बेच दी, कार बेच दी, बाइक बेच दी, ये सब इमिग्रेशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, आपकी पापा की जो इनकम है उसको आप सेव करते जाओ करते जाओ करते जाओ और जो भी इकट्ठा हुआ है उस पैसे को आप ट्यूशन फीस में यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एजुकेशन लोन लेके यहाँ पे आ सकते हो, उसमें आपको कोई सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि दैट्स वैलिड सोर्स माना जाता है। दूसरा यहाँ पर यह भी होता है कि कई एजेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि आपका बजट क्या है। आपने बोला कि मेरा बजट 20 लाख है, बट यहाँ पर आने के लिए आपको 35 लाख की जरूरत है, तो वो बोलेगा सर आप टेंशन मत लो, मैं आपको 20 लाख में करवा दूंगा, हम लोग एफटीएस नहीं दिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एफटीएस के बिना भी वीजा आ जाता है, बट वो रिस्क है क्योंकि अगर आपने बोला कि मेरे पास एफटीएस का पैसा नहीं है तो आप फॉरेन जाओगे नहीं, एजेंट को उसका कमीशन मिलेगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि अगर इसका वीजा आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आ जाता तो मेरा क्या जाता है। बी केयरफुल। एफटीएस अगर आपके पास हो सकता है तो एफटीएस का भी पैसा आपको शो करना पड़ेगा। बाय द वे, एफटीएस का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में आ रहे हो तब 1 साल का अगर कोर्स है आपका, तो उस 1 साल का जितना भी खर्चा होने वाला है उसको एफटीएस बोलते हैं, जो आज के हिसाब से करीबन $20,000 यानी कि 10 लाख रुपए 1 साल का होता है। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो डेफिनेटली आपको 20 लाख दिखाने पड़ेंगे। हालांकि वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, एवरी मंथ थोड़ा पैसा करके आपको मिल जाएगा। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जो आप कोर्स चूज करते हो उसमें गलती कर देते हो। नाउ रूल ये कहता है कि जो कोर्स आपने इंडिया में किया है उसके रिलेटेड कोर्स लेके आप यहाँ पे आ सकते हो। अब रियल इवेंट में आपको बोलता हूँ, एक स्टूडेंट था जिसने एग्रीकल्चर का कोर्स किया था इंडिया से ना, वो यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लेके आना चाहता था, उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग। तो ये अलाइनमेंट मुझे लगता नहीं कि बैठता है, बट एजेंट लोग क्या करते हैं, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है, इसलिए वो आपको वो चिपका देता है। हो सकता है कि आपका वीजा आ जाए, बट चांसेस है कि आपका वीजा नहीं आएगा। तो अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इंडिया से एग्रीकल्चर का कोर्स किया है तो यहाँ पे आप या तो फिर एग्रीकल्चर का कोर्स लेके आओ, या फिर हॉर्टिकल्चर का, रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर वुड मैनेजमेंट, ये सभी, ऑर्चिड मैनेजमेंट भी एक कोर्स होता है फार्म मैनेजमेंट का, वो लेके आ सकते हो। क्योंकि अब नाम दोनों का अलग अलग है, बट एग्रीकल्चर में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट इन सब कोर्सेज में होते हैं, तो वो अलाइनमेंट मिल जाता है। यानी कि अगर आपको अलाइनमेंट चाहिए, जो रिलेटेड कोर्स चाहिए, नाम भले ही डिफरेंट हो, बट इंडिया से जो आपने कोर्स किया है वो कोर्स और यहाँ जो आप कोर्स करने वाले हो उस दोनों के सब्जेक्ट को देखो। अगर सब्जेक्ट मैच होते हैं तो ऑब्वियसली वो अलाइन हो जाएगा और रिजेक्शन का चांसेस नियरली 0 हो जाएगा कोर्स की वजह से। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
चूजिंग द राइट एजेंट। देखो इंडिया में हर गली में 2 एजेंट बैठे हैं जो आपको बाहर भेजने के लिए रेडी है। नाउ किस एजेंट के थ्रू आपको जाना है वो आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एजेंट के पास जाओगे वो आपको ऐसी बातें करेगा कि आपको लगेगा कि जैसे ही मैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, वेलिंगटन या फिर क्राइस्टचर्च जो एयरपोर्ट है वहां पे उतरूंगा, तुरंत ही वहां के जो पीएम है वो हाथ लेके खड़े होंगे, ये लो आपका पीआर, ये लो आपकी जॉब और ये लो आपकी सिटीजनशिप। वो ऐसी बातें करता है, हमें ऐसा ही फील होने लगता है। जब मैं यहाँ पे आया था तब आपको एजेंट चूज करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चालू चिल्लर एजेंट को अपनी फाइल मत देना। सबसे पहले तो आपको कई सवाल ऐसे होते हैं जो आप उसको पूछो। रियल स्टोरी बताता हूँ। एक लड़के का फ़ोन आया, उसने मुझे ये बताया कि ये जो मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ उस कोर्स में मुझे 40 पॉइंट मिलेंगे, 2 साल में मेरा पीआर हो जाएगा। मैंने बोला भाई अपने एजेंट को बोल वो 40, 50, 60 पॉइंट वाली जो सिस्टम है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि एजेंट को पता ही नहीं है कि न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है। तो आप ऐसा एजेंट चूज करो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, जिसको पता है न्यूजीलैंड के बारे में। जैसे कि हम भी स्टूडेंट वीज़ा करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे ही करवाओ, बट आपका जो एजेंट है उसको अच्छी तरह से आप चेक करो। उसको क्वेश्चन पूछो कि भाई मुझे वहाँ पर पीआर कैसे मिलेगा, ये जो कोर्स तूने मुझे दिया है वही कोर्स क्यों दिया है। क्योंकि क्या होता है कि जो कोर्स की डिमांड कम होती है या फिर उसमें पीआर मिलना मुश्किल होता है, उस कोर्स में एजेंट को ज़्यादा कमीशन मिलता है। इसलिए वो ट्राई करेगा कि वही कोर्स देगा जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। तो उसको पूछो कि भाई ये कोर्स के बाद पीआर कब मिलेगा, जॉब कब मिलेगी, जॉब मार्केट क्या है वहाँ पर, इसके बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर बोलता है, आंसर देता है, तो बोलो एविडेंस दिखाओ, कहाँ पे लिखा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसे उस क्वेश्चन करो। और या तो फिर एक काम करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उस वीडियोस को देखो, पर उसी वीडियोस में से उसको क्वेश्चन पूछो, तो आपके पास आंसर तो रेडी है ऑलरेडी, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देख लिया है। जैसे कि आपने वीडियो देखा है कि हाउ टू गेट अ पीआर इन न्यूजीलैंड, राइट। पूरा वीडियो देख लो और वहां पे जाके एजेंट को पूछो कि भाई पीआर कैसे मिलेगा, बता दो। क्योंकि मैंने वीडियो में सब बताया, आपके पास आंसर है। इस तरह से पकड़ में आएगा जो भी एजेंट है ना, झूठ बोल रहा है या सच। सो एजेंट चूज करने में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक गलती आपका वीजा डिक्लाइन करवा सकती है। नंबर 5 जो है वो शॉपिंग। जैसे ही आपको पता चला कि न्यूजीलैंड में आ चुके हैं या फिर आपका वीज़ा आ चुका है, आप शॉपिंग स्टार्ट कर दोगे। ऐसी चीज़ें लेके आओगे जिसकी यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। जैकेट लोगे, स्वेटर लोगे, कपड़े लोगे, शूज़ लोगे, ये सभी चीज़ें ऐसी है इंडिया में से लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे, शूज़ लिया है ना, इंडिया का शूज़ यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे वर्क सेफ्टी के हिसाब से शूज़ लेना पड़ेगा, तो वेस्ट हो जाएगा आपका। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं स्वेटर वगैरह लेके आते हैं, नहीं भाई यहाँ की ठंड अलग है, यहाँ पर आपको दूसरा जैकेट लेना ही पड़ेगा, खर्चा मत करो फोकट का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कई लोग यहाँ पे टक्सिडो और सूट्स एंड टाइस वगैरह लेके आते हैं। भाई मेरी बात सुन, यहाँ पर तुझे कोई भी ऐसी अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है स्टार्टिंग में कि तुझे सूट बूट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का मैनेजर नहीं बनने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले तेरी जॉब होगी ना, वो फार्म में काम करना पड़ेगा, स्ट्रॉबेरी फार्म, एप्पल फार्म, कीवी फार्म में काम पड़ेगा, या तो फिर कोई स्टोर में काम करना पड़ेगा एज ए क्लीनर या फिर स्टोर असिस्टेंट। यहाँ पे सूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। सिंपल से कपड़े लेके आओ, फोकट का खर्चा मत करो, यहाँ पे आओ, पैसा कमाओ, फिर जाके जो भी खर्चा करना है वो करो।